हेलो स्टूडेंट्स। आज का सीरीज आपके मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम स्टूडेंट इस सीरीज में आपके मेंस के क्वेश्चंस लिखना सीख रहे हैं कि मेंस में किस टाइप से क्वेश्चन लिखे जाते हैं। ओके, तो आज का हमारा क्वेश्चन है वेदर अ कंपनी इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या जो एक कंपनी है वो भारत की नागरिक मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है ये, क्या कोई कंपनी भारत की नागरिक है या नहीं है। स्टूडेंट, आप देखते हैं संविधान का पार्ट 2 जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 की बात करता है। आर्टिकल 5 से 11 तक आर्टिकल्स आपको नागरिकता के बारे में बताते हैं, सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है संविधान के पार्ट नंबर 2 से रिलेटेड कि क्या कंपनी आपकी नागरिक है या नहीं है, अर्थात भारत का सिटीजन है या नहीं है। तो हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे स्टूडेंट। आज का क्वेश्चन हमने जो लिखा है वो हमने पैराग्राफ फॉर्म्स में लिखा है। ये आपका फर्स्ट पैरा, ठीक है। फिर एक आपका केस लो हमने समझाया इसके अंदर, फिर सेकंड पैरा और फिर एक केस लो, और ऐसे करके हमने आज का अपना क्वेश्चन अपना लिखा है। ठीक है, आज हमने पॉइंटर्स में नहीं लिखा इस क्वेश्चन को, इसको हमने लिखा है अपने आंसर पैराग्राफ में। ठीक है, तो हमारा आंसर स्टार्ट होता है, देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल टू पर्सन। ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमें बताते हैं, फंडामेंटल राइट्स है जो हमने अपने सिटीजन्स को दिए हैं। ठीक है, हमने अपने पर्सन सिटीजन्स को दिए हैं। उनमें से कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ हमने सिटीजन्स को दिए हैं। स्टूडेंट, ऐसे कई फंडामेंटल राइट्स तो ऐसे हैं जो हर पर्सन को दिए हुए हैं। ठीक है, चाहे वो सिटीजन है, चाहे नॉन सिटीजन है, फॉरनर है, हमने सबको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि हमने सिर्फ अपने सिटीजन्स को दिए हैं। अगर आपने मेरी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास देखी है तो आपको पता है कि कौन से आर्टिकल्स हमने अपने सिटीजन्स को दिए हैं और कौन से आर्टिकल्स हमने नॉन सिटीजन्स को भी दिए हैं। ओके, इन दिस कनेक्शन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइज। इस तरह से हमारे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो हमारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, क्या हम उन्हें सिटीजन मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्या उन्हें फंडामेंटल राइट्स का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ये पूछ रहे हैं हमसे कि आज जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, जैसे कोई कंपनी या गवर्नमेंट कंपनीज अपनी होती है, क्या वह सिटीजन में आएगी या नहीं आएगी। ओके, फिर हमने डेफिनेशन लिखी, कॉर्पोरेशन क्या होता है। कॉर्पोरेशन इज अ लीगल पर्सनैलिटी एंड नॉट अ नेचुरल पर्सन। हमें पता है कि कॉर्पोरेशन क्या है, आपकी लीगल पर्सनैलिटी है और ना कि एक नेचुरल पर्सन है। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी होती है अपनी, कंपनी जो है अपनी, वो हमें कंपनी एक्ट के अंदर हमें प्रोवाइड कर रखा है कि कंपनी हमारी क्या है, एक लीगल पर्सनैलिटी है। ठीक है, अगर आप कंपनी एक्ट पढ़ेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि जो हम कंपनी होती है, जो हमारी कंपनी है, उसे हमने हमने उसे अपना एक लीगल पर्सन माना है। ठीक है, इसे हम लीगल पर्सन की ट्रीट करते हैं। इस वे में अगर हम देखें तो क्या कंपनी हमारी सिटीजन होगी या नहीं होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने लिखा कॉर्पोरेशन इज अ लीगल पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेशन क्या है, एक लीगल पर्सनैलिटी है, ना कि एक नेचुरल पर्सन है। ठीक है, प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजन, प्रोविजन जो हमारे हैं सिटीजन के, वो हमें पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और साथ में जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, वो भी हमें बताता है कि सिटीजनशिप क्या होगी। ठीक है, नागरिकता किसे कहेंगे। ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि फंडामेंटल राइट्स हमें राइट्स प्रोवाइड करता है जो कि हमारे सिटीजन्स को अवेलेबल है, और कुछ राइट ऐसे हैं जो कि सिटीजन और नॉन सिटीजन को भी दिए हुए हैं। ठीक है, संविधान हमें बताता है और साथ में हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 भी हमें इसके बारे में बताता है। स्टूडेंट, अब आपका नया सिटीजनशिप एक्ट आया है, वो है 2019 का, तो आप उसे भी ऐड ऑन यहाँ पे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्टेट दैट अपने केस का नाम है स्टेट ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर 1963।
स्टेट ट्रेंडिंग कॉरपोरेशन वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर 1963 हमारा सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इस मामले में इन्होंने कहा अ कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, कंपनी एक सिटीजन नहीं है इंडिया की, एंड देयरफॉर कैन नॉट क्लेम फंडामेंटल राइट्स विच हैव बीन कन्फर्ड अपॉन इट्स सिटीजन। इसलिए जो हमने राइट्स अपने सिटीजन्स को दिए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हमने सिर्फ सिटीजन्स को दिए, केवल हमने सिटीजन्स को दिए हैं जो फंडामेंटल राइट, वो फंडामेंटल राइट्स को ये क्या नहीं कर सकती, ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्लेम नहीं कर सकते हैं। इस केस में कहा गया कि कंपनी जो है वह है आपकी फंडामेंटल कंपनी जो है वह आपकी सिटीजन नहीं है। ओके, द कोर्ट फर्दर क्लैरिफाइड दैट सिटीजन इन पार्ट 2 इज कंसर्न्ड विद द नेचुरल पर्सन एंड नॉट ज्यूरिस्टिक पर्सन। इनमें दोबारा कहा गया कि जो पार्ट 2 है आपका संविधान का, यानी सिटीजनशिप वाला जो पोर्शन है आपका संविधान का, वो सिर्फ डील करता है नेचुरल पर्सन से, जो आपके नेचुरल पर्सन है उनसे डील करता है, ना कि वो डील करता है आपके ज्यूरिस्टिक पर्सन से। ओके, द कोर्ट हेल्ड दैट अ कंपनी माइट हैव नेशनैलिटी, कंपनी ने कहा कि हैव अ नेशनैलिटी बट इट डज नॉट हैव सिटीजनशिप। कंपनी को हमने क्या दिया है, कंपनी को हमने नेशनैलिटी दी है, ठीक है, लेकिन हमने कंपनी को क्या नागरिकता नहीं दी। द कोर्ट हेल्ड दैट कंपनी मस्ट हैव नेशनैलिटी, उसके पास नेशनैलिटी है कि वह भारत की कंपनी है या विदेशी कंपनी है, ये हमने उसको बताया है, लेकिन हमने ये नहीं बताया उसको कि वह क्या है, सिटीजनशिप है, उसके पास सिटीजनशिप है या नागरिकता है। ओके, तो ये लाइन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होगी इसकी। द कोर्ट हेल्ड दैट कंपनी माइट हैव अ नेशनैलिटी बट इट डज नॉट हैव सिटीजनशिप। कोर्ट डिस्टिंग्विश्ड नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप एंड हेल्ड दैट नेशनैलिटी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कोर्ट ने फर्दर एक्सप्लेन किया और कहा कि जो नेशनैलिटी है आपकी, ठीक है, वो क्या है, एक इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है, लेकिन जो हमारा सिटीजनशिप है वो म्यूनसिपल लॉ या फिर आपके लोकल लॉ का पार्ट है। नेशनल लॉ या म्यूनसिपल लॉ का ये पार्ट है आपकी नेशनैलिटी, और जो आपके नेशनल सिटीजनशिप, ठीक है, और जो नेशनैलिटी है वो आपका इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है। कंपनी माइट हैव बीन nationality which is usually determined by the place of incorporation but it does not have citizen। ठीक है, हम कंपनी का अगर हमने नेशनैलिटी प्रोवाइड करा दी तो हमने बता दिया उसको कि आप इस प्लेस पे इनकॉर्पोरेट है, मतलब स्टूडेंट आप समझिए, जैसे कंपनी है अगर आपकी, तो हमने उसको नेशनैलिटी दे दी, इसका मतलब ये हो गया कि हमें पता लग गया ये कंपनी आपकी इंडिया की है या ये कंपनी आपकी फॉरेन है, ठीक है, ये तो आपकी नेशनैलिटी होगी। और अगर हम बात करते हैं सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप देने से क्या होता है, इन्हें कुछ राइट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, कुछ ऐसे राइट्स प्रोवाइड हो जाते हैं जो सिर्फ आपके सिटीजन्स को होते हैं। इतना इसका डिफरेंस है नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में। ओके, ये आपका मामला है, हिंदी में लिखा हुआ है ये स्टूडेंट्स, आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट केस आता है टाटा इंजीनियरिंग वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1965। टाटा इंजीनियरिंग वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1965 का मामला आता है। इट वाज कंटेंट by shareholders of the company that through the company was not the citizen but shareholder was citizen, and therefore the fundamental rights of its shareholder must be protected by lifting the corporate veil। स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझिए, कॉर्पोरेट वेल क्या होता है। कॉर्पोरेट वेल आपको पता है, पर्दा। कॉर्पोरेट वेल मतलब क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो चीज़ डायरेक्टली इनवैलिड है, जो चीज़ आपकी डायरेक्टली इनवैलिड है, वो इनडायरेक्टली भी आपकी इनवैलिड होगी। जो चीज़ आपकी डायरेक्टली इनवैलिड है तो वो इनडायरेक्टली भी इनवैलिड होगी। ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली अगर सरकार ने आपको कोई चीज़ इनवैलिड कर दी तो आप इनडायरेक्टली रूप से उसे वैलिड कर ले, नहीं। तो ये स्टूडेंट आपका होता है कॉर्पोरेट वेल का मतलब। द
Supreme Court, while rejecting the said contention, held that what cannot be achieved directly कैन नॉट आल्सो बी अचीव इनडायरेक्टली, कि जो हम डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते उसे हमें इनडायरेक्टली अचीव भी नहीं करना। मतलब कि अगर हमारे शेयर होल्डर्स अगर सिटीजन हैं, ठीक है, सिटीजन है, तो इनके थ्रू ये नहीं मान लिया जाएगा कि जो कंपनी है आपकी वो भी आपके सिटीजन है। ऐसा हम नहीं मानेंगे। कंपनी आपकी अलग बॉडी है और शेयर होल्डर्स आपके अलग बॉडी है। तो अगर शेयर होल्डर आपके सिटीजन है तो ये नहीं मान लिया जाएगा कि कंपनी भी आपके सिटीजन है। ओके, ये आपका केस है टाटा इंजीनियरिंग वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1965 का केस। दस कंपनी डज नॉट अचीव रिसीव द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स थ्रू कंपनी डज नॉट रिसीव द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स थ्रू शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि जो कंपनी है उन्हें फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाएंगे शेयर होल्डर्स के थ्रू। स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन लिख के भी, ये लाइन लिख के भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो अगर ये लाइन लिख के आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आप सेम आंसर लिख के आ सकते हैं इसका हिंदी में। फिर स्टूडेंट आपका एक केस आता है आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बैंक नेशनलाइजेशन केस 1970। इस केस के बाद सारे जो बैंक क्या हो गए थे, नेशनलाइज हो गए थे, तो इसे बैंक नेशनलाइज केस भी कहा जाता है। और आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसका केस का नाम है। Supreme Court held that if the state's action impair the right of shareholders and as well as that of the company, the shareholder will entitled to protect under Article 19। अगर स्टूडेंट ऐसा किया, स्टेट ने क्या किया, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, शेयर होल्डर्स के राइट्स को भी इन्फ्रिज कर दिया और कंपनी के राइट्स को भी इन्फ्रिज कर दिया, छीन लिया, ले लिया, तो शेयर होल्डर फंडामेंटल राइट में उसको क्लेम कर सकते हैं, बट जो आपकी कंपनी है उससे फंडामेंटल राइट में क्लेम नहीं कर सकती है। ओके, ये आपका केस था कि अगर स्टेट के किसी एक्शन ने शेयर होल्डर्स के राइट्स को ले लिया है और वही उनके स्टेट ने क्या किया, कंपनी के भी राइट्स को ले लिया है, तो जो आपके शेयर होल्डर हैं उन्हें आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन मिल जाएगी और वह अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका मामला आता है बेनेट कोलमन कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 का केस। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट ऑफ शेयर होल्डर विद रिगार्ड टू द आर्टिकल 19(1)(a were protected and manifest by the newspaper owned and controlled by the shareholder through medium of corporation। 19(1)(a आपकी बात करता है राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन। राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन कि हमें अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, तो वो आपका आर्टिकल 19(1)(a बताता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट है शेयर होल्डर का 19(1)(a का वो प्रोटेक्ट है, ठीक है, और ये हम न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी ओनर भी इसको क्या कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं इसको कॉरपोरेशन के थ्रू। फिर आपका लास्ट केस इसके अंदर आता है Godra Electric Company versus State of Gujarat। The Supreme Court held that company is not a citizen but shareholder has a right to carry on business through agency of a company। कि जो आपकी कंपनी है वो एक सिटीजन नहीं है, हमने सिर्फ शेयर होल्डर को ये राइट दिया है कि वह क्या कर सकती है, कोई बिजनेस कैरी कर सकती है कंपनी का एजेंट बन के, ठीक है, लेकिन ये नहीं मान लिया जाएगा कि कंपनी क्या है, आपकी कंपनी आपकी सिटीजन है। Supreme Court held that the writ petition filed by the company for violation of fundamental rights under Article 19 is maintainable। लेकिन अगर कंपनी ने कोई रिट पिटिशन फाइल की है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के थ्रू, तो हम उसको मेंटेनेबल है, मतलब उसको कोर्ट सुनेगी। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये मामला मेंटेनेबल है तो उसको मेंटेन भी कर सकती हैं अगर उन्होंने रिट पिटिशन फाइल की है तो। ओके, तो स्टूडेंट आज के क्वेश्चन का अगर हम जवाब देखें तो हम देखेंगे कि नहीं, कंपनी हमारी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। अगर शेयर होल्डर्स आपके सिटीजन है इसका मतलब ये नहीं होगा कि कंपनी भी आपकी सिटीजन है, ठीक है। एक डॉक्ट्राइन हमने देखा, डॉक्ट्राइन
जिसका नाम था कॉरपोरेट वेल। कॉरपोरेट वेल डॉक्ट्राइन हमने देखा कि जो चीज़ हम डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते उसे हम इनडायरेक्टली भी अचीव नहीं करेंगे। फिर हमने कुछ केसेस देखे इसके अंदर आपके, ठीक है, उन केसेस को भी आप लिख के आ सकते हैं। पार्ट नंबर 2 संविधान का और सिटीजनशिप एक्ट इसकी बात करता है आपकी, और हमने कुछ केस देखे। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा ये था। क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया वेदर कंपनी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट, ठीक है। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। आई थिंक आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, जिसके थ्रू आपके मेंस के क्वेश्चन की कैसे लिखना है उसको, वो आपके यहाँ से प्रिपरेशन हो रही है। थैंक यू सो मच।